नमस्कार। आज हम थोड़ी बात करते हैं भारत के इनकम टैक्स कानून पर। मतलब जो आयकर अधिनियम 1961 है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और कोशिश रहेगी कि इसकी जो ज़रूरी बातें हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। ये कानून असल में जो हम सबकी सालाना कमाई होती है ना, उस पर सरकार जो टैक्स लगाती है उसी के बारे में है। तो हम देखेंगे कि इनकम कैसे देखी जाती है, टैक्स कैसे तय होता है और टैक्स देने वालों को क्या पता होना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले ये इनकम टैक्स है क्या चीज़? मतलब एकदम सीधे शब्दों में। देखिए, ये बस आपकी पिछले साल की जो कुल कमाई हुई उस पर लगने वाला एक सालाना टैक्स है। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और नीतियां वगैरह बनाने का काम वो सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस करता है। अच्छा, और टैक्स देता कौन है? मतलब सिर्फ लोग या? नहीं नहीं, यही तो बात है। कानून में व्यक्ति या पर्सन का मतलब सिर्फ इंसान नहीं है। इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF भी आते हैं, एओपीज, पार्टनरशिप फर्म, कंपनियां और यहां तक के मंदिर ट्रस्ट जैसी कानूनी संस्थाएं भी। अरे वाह! हाँ, और आपकी टैक्स देनदारी कितनी बनेगी, ये बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। अच्छा, ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है और ये इतना ज़रूरी क्यों है? जी, देखिए, टैक्स के हिसाब से आप 3 कैटेगरी में आ सकते हैं। एक तो निवासी और सामान्य निवासी यानी ROR, दूसरा निवासी लेकिन सामान्य तौर पर निवासी नहीं यानी RNOR, और तीसरा अनिवासी यानी नॉन रेसिडेंट या NR। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इसी से तय होता है कि आपकी सिर्फ भारत वाली कमाई पर टैक्स लगेगा या दुनिया भर की कमाई पर। ओह! हाँ, जैसे ROR को अक्सर अपनी ग्लोबल इनकम पर भारत में टैक्स देना पड़ता है, जबकि NR को सिर्फ उस कमाई पर जो भारत से हुई है या भारत में मिली है। अच्छा। और ये स्टेटस हर साल बदल भी सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप पिछले कुछ सालों में कितने दिन भारत में रहे हैं। कुछ शर्तें हैं, जैसे पिछले साल 182 डेज या ज्यादा भारत में रहना। समझ गई। मतलब आप कहाँ रहे इससे फर्क पड़ता है कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। अच्छा, अब ये बताइए कि इनकम को कैसे देखा जाता है, किस तरह से बांटा जाता है? हाँ, तो टैक्स लगाने के लिए ना आपकी सारी कमाई को 5 मेन हेड्स या हिस्सों में बांटा जाता है। पहला तो सैलरी से इनकम, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम जैसे किराया वगैरह, ठीक है। तीसरा बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाला प्रॉफिट, चौथा कैपिटल गेन्स मतलब जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी या शेयर बेचा उस पर जो फायदा हुआ, और पांचवा है अन्य स्रोतों से आय। इसमें बाकी सब आ जाता है, जैसे बैंक इंटरेस्ट, लॉटरी जीतना वगैरह। अच्छा। इन्हीं पांचों हेड्स की इनकम को जोड़कर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम निकाली जाती है, कुछ छूट वगैरह घटाने के बाद। इसमें 2 शब्द बहुत सुनने में आते हैं, पिछला साल और असेसमेंट ईयर। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये आसान है। पिछला साल या प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें आप पैसा कमाते हैं, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक। और असेसमेंट ईयर ठीक उसके अगला वाला फाइनेंशियल ईयर होता है। इस साल में आप पिछले साल की कमाई का हिसाब किताब करके टैक्स चुकाते हैं। अच्छा, यानी कमाई का साल और टैक्स भरने का साल अलग-अलग। बिल्कुल। जैसे अगर आपने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच कमाया, तो ये हुआ पिछला साल। और इसका असेसमेंट ईयर होगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। और एक और चीज, खेती से जो कमाई होती है, एग्रीकल्चरल इनकम, उसका क्या? हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। अगर कमाई भारत में मौजूद खेती की जमीन से हो रही है तो वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगता, सेक्शन 10(1) के तहत। तो पूरी तरह माफ? ज्यादातर हाँ, इसके पीछे शायद खेती को बढ़ावा देना मकसद है, लेकिन एक पेच है। अगर आपकी खेती से आमदनी एक लिमिट से ज्यादा है और आपकी दूसरी इनकम भी है, तो टैक्स रेट तय करते वक्त खेती की इनकम को आपकी टोटल इनकम में जोड़ा जा सकता है। ओह, अच्छा। यानी सीधे टैक्स नहीं, पर रेट पर असर पड़ सकता है। जी। अच्छा, लोग टैक्स बचाने के लिए कई तरह की छूट या डिडक्शंस लेते हैं, है ना? वो क्या होती हैं? हाँ, बिल्कुल। सरकार कुछ खास तरह के खर्चों या निवेशों पर टैक्स में छूट देती है। इनको डिडक्शंस कहते हैं। इनका मकसद होता है लोगों को बचत करने या जैसे हेल्थ इंश्योरेंस लेने या दान देने के लिए एनकरेज करना। अच्छा, जैसे? सबसे कॉमन है सेक्शन 80C। इसमें आप जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, PPF, ELSS म्यूचुअल फंड, बच्चों की ट्यूशन फीस वगैरह पर छूट ले सकते हैं। 1.5 लाख तक की लिमिट है शायद अभी।
फिर सेक्शन 80D है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, 80G है कुछ खास संस्थाओं को दिए गए दान के लिए, और भी कई हैं। और एक वो रिबेट भी होती है शायद कम इनकम वालों के लिए। हाँ, सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट मिलती है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम एक सीमा से कम है तो आपका टैक्स या तो कम हो जाता है या जीरो हो जाता है। अच्छा, और टैक्स की दरें मतलब रेट्स, क्या वो सबके लिए सेम होती हैं? नहीं, भारत में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। मतलब जिसकी इनकम ज्यादा उसे ज्यादा रेट से टैक्स देना होता है। इनकम के अलग अलग स्लैब बने हुए हैं। जैसे जैसे आप ऊंचे स्लैब में जाते हैं टैक्स का रेट बढ़ता जाता है। और वो नई और पुरानी टैक्स रिजीम का भी कुछ चक्कर है आजकल। हाँ, 2020 के बजट के बाद से टैक्स पेयर्स के पास ऑप्शन है। वो चाहें तो पुरानी व्यवस्था में रहें जिसमें कई सारी छूट और डिडक्शंस मिलती हैं, या फिर नई व्यवस्था चुन लें। इसमें टैक्स रेट थोड़े कम हैं लेकिन ज्यादातर डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस छोड़नी पड़ती हैं। तो मतलब हिसाब लगाना पड़ता है कि कौन सा फायदेमंद है। बिल्कुल, हर किसी के लिए अलग हो सकता है। टैक्स भरने के अलावा और क्या चीजें हैं जो टैक्स पेयर्स को करनी पड़ती हैं, मतलब नियम क्या है? कुछ जरूरी बातें हैं। सबसे पहला तो परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन लेना। ये लगभग हर बड़े फाइनेंशियल काम के लिए जरूरी है। हाँ, पैन कार्ड तो सबके पास होता ही है आजकल। जी। फिर टाइम पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करना। इसमें आप अपनी पूरी साल की इनकम, खर्च, निवेश और टैक्स का ब्यौरा देते हैं। इसकी भी डेडलाइन होती है शायद। हाँ बिल्कुल, आमतौर पर इंडिविजुअल्स के लिए 31 जुलाई होती है अगर ऑडिट वगैरह नहीं होना है तो। एक और चीज है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसमें क्या होता है कि जहां से आपको इनकम मिल रही है, जैसे आपकी कंपनी सैलरी देते वक्त या बैंक ब्याज देते वक्त, वो पहले ही टैक्स का कुछ हिस्सा काट कर सरकार को जमा कर देते हैं। अच्छा, तो वो हमें बाद में एडजस्ट करना होता है। हाँ, जब आप ITR भरते हैं तो जितना TDS खटा है वो आपकी टोटल टैक्स देनदारी में से कम हो जाता है। और अगर कोई ये सब नियम ना माने तो, रिटर्न ना भरे या टैक्स कम बताए तो फिर मुश्किल हो सकती है। इनकम टैक्स एक्ट में पेनल्टी यानी जुर्माने का प्रावधान है। जैसे अगर कोई इनकम छुपाता है या गलत जानकारी देता है तो सेक्शन 270A, पहले 271(1)(c) होता था, के तहत भारी पेनल्टी लग सकती है। टैक्स अमाउंट का 50% से 200% तक। बाप रे। हाँ, और अगर आप बिजनेस करते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते या ऑडिट नहीं करवाते जब जरूरी हो तो उसके लिए भी अलग पेनल्टी है, सेक्शन 271A और 271B में। और क्या इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है? अगर मामला गंभीर हो, जैसे जानबूझकर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की गई हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पेनल्टी ही नहीं बल्कि प्रोसिक्यूशन यानी मुकदमा भी कर सकता है। सेक्शन 276C वगैरह में जेल तक का प्रावधान है। अच्छा खासा सीरियस है ये तो। जी हाँ, टैक्स नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक बहुत बड़ा और अहम कानून है। यही तय करता है कि भारत में इनकम पर टैक्स कैसे लगेगा। इसमें इनकम को कैसे क्लासिफाई करना है, टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, क्या क्या छूट मिलेंगी और नियम तोड़ने पर क्या होगा, ये सब बताया गया है। बिल्कुल। और एक बात जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है वो ये कि इस कानून में व्यक्ति की परिभाषा कितनी वाइड है। इसमें HUF, AOP, फर्में, कंपनियां, यहाँ तक कि कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति भी शामिल हैं। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि हमारा टैक्स सिस्टम कैसे समाज की अलग-अलग आर्थिक और सामाजिक इकाइयों को पहचानता है और उन्हें अपने दायरे में लाता है। ये सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की बात नहीं है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि कानून समाज को कैसे देखता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।